हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने फंडामेंटल राइट्स की वही सीरीज शुरू किया हूँ, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं अनुच्छेद 17 की चर्चा करूंगा, जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है, पनिशेबल अंडर लॉ है, यानी ये सेल्फ ऑपरेटिव प्रोविजन नहीं है 23 और 24 की तरह से। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की तरह से यह भी खुद ब खुद लागू नहीं होता। इसको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, चाहे उसके लिए संसद कानून बनाए, चाहे राज्य विधानमंडल कानून बनाए। संसद के बनाने से फायदा यह है कि ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की एक सीमा होती है, केवल राज्य के सीमा तक ही लागू हो सकता है। इस प्रकार से संसद ने अनुच्छेद 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1955 में अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट पारित किया, जिसमें उसने प्लेस को परिभाषित किया, जिसमें हाउस और बिल्डिंग दोनों को शामिल किया। इसके अलावा और भी चीजों को, जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, एंटरटेनमेंट के स्थान को भी इसमें शामिल किया। इसमें होटल को भी परिभाषित किया, इसमें रिजॉर्ट को भी परिभाषित किया, इसमें उन सभी चीजों को परिभाषित किया जो इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार के मार्ग में आते हैं और व्यवधान डालते हैं। तो चाहे होटल हो, चाहे वो इक्वलिटी हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की जगह हो, चाहे रिजॉर्ट हो, इन सभी जगहों को परिभाषित किया। चाहे वो प्लेस हो, सबको परिभाषित किया और ये कहा कि अनइक्वलिटी यानी असमानता से संबंधित कोई भी प्रावधान इसमें अमान्य होगा। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 14 में जो कानून के सामने सभी की बराबरी की बात कही गई है, वो यहाँ पूरी तरह से लागू होगा और इस मामले में इस मार्ग में आने वाले सभी तरह के व्यवधान वर्जित होंगे और कानून के अंदर दंडकारी होंगे। तो इस प्रकार से, और ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, यह भी व्यवस्था की गई। इसे 1976 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में, अनटचेबिलिटी ब्रैकेट में एबोलिशन एक्ट 1955 के को बदल करके नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया और इसमें कुछ अन्य प्रावधान भी जोड़ दिया, जैसे किसी भी तरह से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना, किसी भी रूप में प्रैक्टिस करना, किसी भी रूप में उसके प्रोपेगेट यानी उसका प्रचार प्रसार करना और किसी भी रूप में उसको जस्टिफाई करना, उसका औचित्य ठहराना कि भाई वेदों में ये कहा गया है, पुराणों में ये कहा गया है, उसका उदाहरण दे करके उसको जायज बताना, या अलबरूनी ने ये कहा है, वो कहा है, जो भी चीजें, जो भी इतिहास के उदाहरण हो सकते हैं, दे करके उसको जस्टिफाई करना, इन सब को अपराध घोषित कर दिया गया। यही नहीं, इस अनटचेबिलिटी को किसी और भी रूप में प्रैक्टिस करना यानी व्यवहार में लाना निषिद्ध कर दिया गया। 2 साल या उससे ज्यादा की जो सजा 1955 में प्रावधान किया गया था, उससे सजा इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी जा सकती है। उनमें से किसी भी प्रावधान के अंतर्गत यदि अनटचेबिलिटी को शामिल किया जाता है और अगर वह इक्वलिटी यानी अनुसूचित जातियों की ही बात की गई, अनुसूचित जनजातियों की बात नहीं की गई। हालांकि अनुसूचित जनजाति इसमें अंतर्निहित थे, लेकिन हर जगह अनुसूचित यानी अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में, जैसे तुम खानाबदोश हो, उसमें कोई कास्ट का मतलब नहीं था, मतलब ये था अनटचेबिलिटी से मेन था। तुम खानाबदोश हो, जैसे आदिवासियों से कहा तुम जंगल में रहते हो, तुमसे अंधे नहीं छुआएंगे, तो वो भी अनटचेबिलिटी हुआ। लेकिन 2-3 जगहों पर एससी का जिक्र किया गया। हालांकि कोर्ट में यह दलील नहीं दी जा सकती कि जो एससी पर लागू एसटी पर लागू नहीं है। इसे राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में क्लैरिफाई करते हुए
SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया SC/ST के पक्ष में। इसमें सुनते होंगे कि दबंगों ने फलाने को घोड़ी से उतार कर उसका दाढ़ी मूछ बनवा दिया या XYZ कर दिया, तो उसको भी इसमें शामिल कर दिया। यानी किसी भी तरह से नाम ले करके उसको बेइज्जत करना या दाढ़ी मूछ बनवाना या इक्वालिटी माने जो दूसरे एंजॉय करते हैं जो राइट्स, उस राइट्स में व्यवधान डालना किसी भी तरह से, ये बहुत ही घोर तरीके से दंडकारी बना दिया गया। इसमें जो व्यवस्था की गई उसमें 3 चीजें प्रमुख है। एक तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा, गैर जमानती वारंट, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी विशेष अदालत इसके लिए बनेगी, उसी में इसकी सुनवाई होगी और तत्काल गिरफ्तारी होगी। FIR भी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके कहने के आधार पर ही लॉन्च किया जाएगा, जांच बाद में होती रहेगी, गिरफ्तारी तत्काल हो जाएगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्ष 2018 में जस्टिस गोयल की बेंच ने महाजन वाले केस में, यानी महाराष्ट्र का एक केस था महाजन का केस, उस केस में भले ही उसने थोड़ा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश किया, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगस्त में, यानी उसी साल 2018 अगस्त में ही संविधान संशोधन करके इसे फिर से मैंने ये अनटचेबिलिटी एक्ट को ही 1989 के एक्ट को ही संशोधित किया था और उसे संशोधित करके फिर से उसे पुराने वाले फॉर्म में ही लागू कर दिया। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, चूंकि एट्रोसिटीज एक्ट जो के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 यानी SC/ST ब्रैकेट में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ब्रैकेट बंद फिर एक्ट 1989 यानी 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम जो कि SC/ST के पक्ष में है, उसका बस संशोधन करना पड़ा। 2015 में एक बार और संशोधन करना पड़ा था नरेंद्र मोदी की सरकार को, जब अंडर एज बच्चों को माँ बाप अपने घरेलू काम में लगाए। जैसे मान लो पिता अगर चाय बेच रहा है और बेटे से कहा कि भाई फलाने को चाय दे दो, बेटे या बेटी से कहा, और वो अंडर एज है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। लेकिन केशरीनाथ महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइल्यूट किया था मामला, हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई डाइल्यूट नहीं किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एक्ट को जस्टिफाई किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गोयल के नेतृत्व में इसे डाइल्यूट करने की कोशिश किया गया। मार्च में 3 अप्रैल को शायद पूरे देश में SC/ST मोर्चा ने इसके विरुद्ध हड़ताल भी किया था। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार दबाव में आई और अगस्त में इस कानून को संशोधित करके इसको पुराने फॉर्म में लौटा दिया गया था। यानी जस्टिस गोयल ने ये कहा था कि भाई तत्काल FIR लॉन्च नहीं होगी, अगर पब्लिक से रिलेटेड मामला है तो जो उस इलाके का IPS अधिकारी होगा, पुलिस कमिश्नर रैंक का, वो उसके आदेश पर डिप्टी SP रैंक के आदमी इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद ही FIR होगा। और ये था कि भाई यानी FIR का मतलब तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। काशीनाथ महाजन वहाँ एक आयुष मंत्रालय को हेड कर रहे थे, यानी वो लोकल स्तर पर उसके मंत्रालय को हेड तो नहीं कर रहे थे, लोकल स्तर पर विभाग के प्रमुख थे, यानी कमिश्नरी लेवल पर विभाग के प्रमुख थे। वो गायकवाड़ दो बंधु थे, 2 साथी थे, बंधु नहीं थे, साथी थे। तो उन दोनों ने इनके खिलाफ इन्होंने ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी कर दिया था, उसी के विरुद्ध उन्होंने SC/ST एक्ट 1989 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें इनकी तुरंत गिरफ्तारी का आदेश हो गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए थे, वहां प्रोटेक्शन नहीं मिला तो भागे भागे फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने वही जस्टिस गोयल की बेंच ने इसमें जो डाइल्यूशन किया था उसमें मेन था तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी SC/ST के वर्जन को ही सही नहीं माना जाएगा, उसकी जांच पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डिप्टी SP करेगा, और अगर वो सरकारी नौकरी में विभागाध्यक्ष के आदेश पर इसकी जांच होगी, तब जाकर के अगर सही पाया जाएगा मामला, तब जाकर के FIR दर्ज होगा।
इस प्रकार से डाइल्यूट किया था, जिसके विरुद्ध SC ST मोर्चा ने पूरे देश में हड़ताल किया था। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार दबाव में आ गई थी और अगस्त 2018 में इस कानून को संशोधित करके इसको पुराने फॉर्म में लौटा दिया गया था। स्टेटस को एंटी रिस्टोर कर दिया गया था, जिससे पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो गई थी। यानी SC ST के वर्जन पर ही तत्काल FIR होगा, तत्काल गिरफ्तारी होगी। अगर आप SC ST नहीं है तो SC ST के विरुद्ध यदि कोई चीज करता है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। तो फिर उसके खिलाफ सामान्य रूप से इंडियन पिनल कोड के तहत जो मुकदमा है वह चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गैर SC ST अगर इस तरह की हरकत करता है तो 1989 का कानून, जो कि बहुत कठोर कानून है, इसमें 3 प्रमुख प्रावधान है। एक तो ये है कि भाई तुरंत मुकदमा दर्ज होगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी, और इसमें SC ST का वर्जन ही प्रमुख माना जाएगा। दूसरा आपको बताया स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था, और तीसरा यानी उसमें ट्रायल केवल इसी केस का होगा, और तीसरा ये कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में इसमें अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी जाएगी, अग्रिम जमानत नहीं उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से इसमें 3 कठिन प्रावधान डाल दिए गए थे 1989 में। आपको बताया 1976 में क्या क्या किया गया। किसी भी रूप में प्रचार प्रसार करना अस्पृश्यता का, उसका औचित्य ठहराना और उसको व्यवहार में उतारना, ये सभी वर्जित कर दिया गया। इसके आधार पर आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है, चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, यानी 2 साल तक का बैन लगाया जा सकता है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यही नहीं, इंडियन पिनल कोड तो 1955 में ही प्रावधान कर दिया गया था, जब होटल को परिभाषित किया था, प्लेस को, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट, इन सभी चीज़ों को परिभाषित किया था। यानी समता समानता के मार्ग में आने वाले हर व्यवधान को अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस के अंतर्गत रखा जाएगा, और उस व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया। कम से कम 2 साल की सजा, जिसमें भी इंडियन पिनल कोड के तहत होती है, वो ज़्यादातर आपराधिक मामले ही होते हैं, और इसमें सदस्यता चली ही जाती है। लिली थॉमस केस में वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 13-14 में, जब P सदाशिवम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो ये क्लियर कर दिया था। तो अनुच्छेद 17 खुद से लागू होने वाला प्रावधान नहीं है, इसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 23 और 24। उसका कारण ये है कि कोई अस्पृश्य व्यक्ति खुद जा करके जब तक कंप्लेंट नहीं करेगा और जब तक कोई काम नहीं होगा, दरोगा किसके तहत मुकदमा दर्ज करेगा। मान लीजिए कोई अस्पृश्य व्यक्ति है, उसकी कोई मजबूरी है, किसी सवर्ण व्यक्ति के दादागिरी को बर्दाश्त कर लेता है, वो जाता ही नहीं थाने, या थाने से कोई दरोगा आता है तो कुछ बोलता ही नहीं, यानी उस मामले में वो खामोश रहता है, वो कहता है कुछ हुआ ही नहीं, वो भले ही अपमानित होकर के रह जाता है, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी होती है। ऐसी दशा में दरोगा क्या कर लेगा। इसलिए कानून का होना और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराया जाना, ये जरूरी है, तभी जाकर के मुकदमा दर्ज होगा। ये सेल्फ ऑपरेटिव, या ऐसा नहीं कि जन्म से उपलब्ध है, ये तभी उपलब्ध होगा जब आप जा करके शिकायत करेंगे। इसमें कोई उम्र नहीं दी गई है कि आप 5 साल के होंगे, 8 साल के होंगे तभी ये मुकदमा दर्ज करा पाएंगे। किसी भी उम्र में मुकदमा, बस ये गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अगर एडल्ट नहीं है तो ऐसी दशा में वो रिहैब सेंटर में अधिक से अधिक 3 साल के लिए भेजा जाएगा। अगर वो एडल्ट है तो इंडियन पिनल कोड के तहत जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है वो पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। इसमें कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान 1955 में ही किया गया, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पारित कराया था। एक ही चीज को कई बार मैंने रिपीट किया, उम्मीद है आप सभी लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। अनुच्छेद 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, पनिशेबल अंडर लॉ है, यानी पार्लियामेंट यदि कानून बनाती है, पार्लियामेंट ने लिखा भी कि भाई ये पूरे भारत में लागू होगा। इसमें प्लेस के रूप में मंदिर, मस्जिद, सभी जगहों को चिन्हित किया गया, सब जगहों को परिभाषित किया गया। यानी इसमें बिल्डिंग, हाउस या कोई भी पब्लिक जगह को शामिल कर लिया गया। आपको बताया था होटल को भी शामिल किया गया।
इसमें प्लेसेज ऑफ एंटरटेनमेंट में सब जगह जहाँ भी लोग जुटते हैं, या समागम स्थल प्लेसेज ऑफ रिजॉर्ट के रूप में जहाँ लोग जुटते हैं अलग अलग जगहों के, या एक जगह के कहीं भी, और वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर मान लीजिए आप अनटचेबल हैं, आप कहीं मेला लगा हुआ वहाँ मिठाई खरीदने जाते हैं, वह आपका नाम लेकर, वो आपको जानता है, आपको नाम लेकर आपके जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए आपको भगा देता है, मिठाई देने से मना कर दे, आप मूंगफली को टच करते हैं तो मूंगफली बेचने वाला उस पर आपत्ति दर्ज करता है। ये सभी राइट टू इक्वलिटी के मार्ग में बाधक माने जाएंगे और इन सभी में मुकदमा दर्ज हो सकता है अस्पृश्यता उन्मूलन कानून के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसको काफी व्यापक बनाया गया है, और मैंने सोचा अनुच्छेद 17 पर आज चर्चा कर दें। कल हम लोग अनुच्छेद 18 पर चर्चा करेंगे, आज अनुच्छेद 17 पर। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसे 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, फिर मैं बता रहा हूँ 1955 नाम दिया गया था। सबसे पहले संविधान लागू होने के 6वें साल में एक तो इसे लागू किया गया, यानी कानून बनाया गया। 1950 और 55 मैंने छठवां साल ही माना जाएगा। अब 1950 प्लस 5 तो 1955 ही होगा, लेकिन 50 से जोड़ेंगे तो 6वां साल ही होगा। 6ठे साल में ये कानून बनवाया रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नाम बदल दिया था, कर दिया था। इसे 1977 में लागू किया गया। जनता पार्टी की सरकार मार्च 1977 में आ गई थी, उसके पहले इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको कंटिन्यू रखा। मार्च 1977 में जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो उसके बाद उन्होंने 1989 में इसको और ज़्यादा सख्त बना दिया गया, कानून बना करके ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत, उसमें बताया ही मैंने कि 3 अलग प्रावधान किए गए थे। इस प्रकार से इसको और सख्त बना दिया गया। उम्मीद है आप इससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो गए होंगे। हमारा लेक्चर ठीक से देखेंगे शुरू से अंत तक तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी कि क्यों ये कानून अनुच्छेद 17 इम्पॉर्टेंट है और ये कानून बनाना पड़ा। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 17 खुद से लागू होने वाला प्रावधान नहीं है, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है वो ये तो कहेगा नहीं भाई हमको SC/ST मत नाम दो, चूँकि हम फलानवा नौकरी करते हैं, ढमकवा करते हैं, या सारे हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर उसको बुरा लगा तो वो जा सकता है थाने जा कर के आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, जिसके लिए कानून होना चाहिए। ये खुद से लागू होने वाला प्रावधान नहीं है, ये हंसने बोलने वाली बात तो है नहीं। इस प्रकार से अनुच्छेद 17 सेल्फ ऑपरेटिव प्रोविजन नहीं है। ठीक वैसे जैसे अनुच्छेद 23 और 24 है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो ये नहीं कह सकता कि भाई फलाना चीज़ मत करो, चूँकि हम फलाने चीज़ हैं इस वजह से ऐसा मत करो। जाहिर है उसको उसके मन पर है, अगर उसको वो करना चाहता है, मुकदमा आगे बढ़ाना चाहता है तो जा कर के नज़दीकी थाने में FIR दर्ज करा सकता है, और ये नॉन बेलेबल वारंट 1989 के कानून के हिसाब से जारी हो सकता है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं होती है। ये बहुत सख्त प्रावधान हो गया 1989 के बाद से। तो इस प्रकार से इसमें 1976 में भी 3 नई चीज़ें जोड़ दी गई थी, जिसके बारे में हमने चर्चा किया ही था। ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।